आप सभी का स्वागत है यशपाल की रचना झूठे सच के पार्ट 2 में। आज हम इसके तीसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, यानी पहले खंड के तीसरे अध्याय को, यानी या प्रकरण कहें जो भी। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। जयदेव की कहानियाँ, पैरोकार और निषाद, ये दो अखबारों के नाम हैं। तो पैरोकार, निषाद आदि स्थानीय पत्रों में प्रकाशित होने लगी थी। कुछ कहानियों की प्रशंसा हुई। जयदेव और भी अकड़कर चलने लगा। पैरोकार के संपादक, यानी अखबार है पैरोकार, पै, पैरो पैरोकार के संपादक ने ने उसकी प्रशंसा की। अब अन्य पत्रों के संपादक भी उसकी रचनाओं के लिए आग्रह करने लगे, परंतु पारिश्रमिक कोई भी नहीं देता था। जयदेव अपने अभावों के विषय में सोचता रहता। अंत में पैसों के लिए मुनव्वर प्रकाशन से एक उपन्यास अनुवाद करने के लिए ले आया। यानी उसके पास पैसों की इतनी किल्लत हो गई कि उसको एक प्रकाशन से, यानी मुनव्वर प्रकाशन से एक उपन्यास अनुवाद करने के लिए लाना पड़ा एक कवि को, ताकि कुछ रुपयों का इंतजामात हो सके। परंतु समय पर पैसे ना मिल सके, यानी अनुवाद का जो पैसा था वो भी नहीं मिल सका। उसके एक मित्र ने उसे नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक पंडित गिरधारी लाल से मिलने की सलाह दी। यानी जो जयदेव था उसका एक मित्र था, उसने क्या कहा कि नया हिंद पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन मतलब प्रकाशक था, उसके मालिक थे गिरधारी लाल जी, उनसे मिलने की सलाह उसके मित्र ने दिया। तो याद रखिएगा कि जयदेव अब किसके पास जाएगा? नया हिंद पब्लिकेशन के जो संपादक जी हैं, संपादक कौन है? गिरधारी लाल, उनके घर जाएगा, यानी उनसे मिलने के लिए जाएगा। सलाह दिया था उसका मित्र, उसके मित्र ने सलाह दिया तो वो उसके पास जाएगा। पंडित जी की मंझली लड़की, यानी पंडित यानी गिरधारी लाल की मंझली लड़की कनक एमए में पढ़ते हुए हिंदी की परीक्षा देना चाहती है। ठीक है, तो गिरधारी लाल जी की एक बेटी है कनक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कनक एमए में पढ़ते हुए हिंदी की परीक्षा देना चाहती है। ठीक है, वो एमए कर रही है, गिरधारी लाल जी की बेटी है। गिरधारी, गिरिधारी नहीं, गिरधारी लाल। ठीक है। पंडित जी देशभक्त और उदार विचारों के हैं, यानी पंडित जी आधुनिकतावादी हैं और देश देशभक्त हैं। कनक भी प्रायः सभाओं और जुलूसों में भाग लेती थी, यानी कनक भी भाग लिया करती थी इन सब चीज़ों में। वह सुंदर और आकर्षक थी। उसने जयदेवपुरी की कहानियाँ पढ़ी थी और अपने पिता को भी पढ़ कर सुनाई थी। ठीक है। उसने अपने एडवोकेट जीजा नैयर 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 को जयदेव का परिचय एक महान साहित्यकार के रूप में दिया था। यानी जो कनक थी वो जयदेव से प्रभावित थी। वो मतलब उसकी प्रशंसा अपने जीजा जी से कर रही थी। जीजा जी का नाम था नैयर, याद रखिएगा ये पात्र है, ये कई बार आएगा, इसको एक बार नहीं पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। नैयर उसका एक पात्र था, मतलब उसके जीजा जी का नाम नैयर था। वो उससे मतलब कनक है अपने जीजा जी से प्रशंसा कर रही कि एक कवि है जिसका नाम है जयदेवपुरी, वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखा करता है। वो अपने जीजा जी को बता रही है, अपने पिता को कई कहानियाँ पढ़कर सुना रही है, यानी वो उससे प्रभावित है। यह सम्मान पाकर जयदेव ने पारिश्रमिक ना लेने को शर्त पर, अच्छा, को नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ त्रुटि है। मतलब वो प्रिंट में थोड़ा सा स्कैन करने में कुछ गलती हुई है। यह सम्मान पाकर जयदेव ने पारिश्रमिक ना लेने की शर्त पर कनक को हिंदी पढ़ाना स्वीकार कर लिया। यानी अब कोई भी इंसान कहीं अधिक प्रशंसा पाने लगता है तो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो अपने आप को अधिक से अधिक समर्पित करना चाहता है। जैसे मान के चलिए किसी ने आपको कुछ खिला दिया, या फिर आप किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, तो हम पर ये दबाव बनने लगता है कि हम उसकी बातों को स्वीकारें, या फिर उसके द्वारा मांगी जाने वाली चीज़ों को स्वीकारें। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा कर दी, तो आप पर ये दबाव बन जाएगा कि आप उसकी बातों को स्वीकारें, उसकी इच्छा इच्छा के अनुसार कार्य करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी की प्रतिष्ठा नहीं लेनी चाहिए, किसी से प्रतिष्ठा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बंधन है।
कि किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी और आपने प्रशंसा ले ली, तो आप बंध गए। तो यही कुछ इसके साथ हुआ है। किसके साथ? जयदेव के साथ। वो उसने प्रशंसा लेकर अपने आप को स्वयं बंधन में बांध दिया है। तो उसने स्वीकार कर लिया हिंदी पढ़ाना, किसको? कनक को। वह कनक को पढ़ाने लगा, परंतु उस संपन्न परिवार के सम्मुख अपनी आर्थिक हीनता कभी प्रकट नहीं होने देता था। कैसा इंसान है यार! अब उसकी स्थिति खराब है, लेकिन तब भी वो पढ़ाने जा रहा है तो बड़े ठाट बाट से जा रहा होगा कि पता ना चले कि मेरी स्थिति कैसी है उनको। तो वो बताना नहीं चाहता अपनी स्थिति को, तो इसलिए वो प्रकट नहीं होने देता। किसके परिवार को? कनक के परिवार को। कनक के पिताजी कौन है? कनक के पिताजी हैं गिरधारी लाल जी, जो कि एक पब्लिकेशन के मालिक है। पब्लिकेशन का नाम है, याद रखिएगा, नया हिंद पब्लिकेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जयदेव कनक की प्रतिभा और संयमित सहज व्यवहार को देख उसके प्रति आकर्षित हो उठा। यानी कनक में बहुत सारे गुण हैं जो जयदेव को पसंद आते हैं, क्योंकि जयदेव ने एक एक और लड़की को खुद ठुकरा चुका है, जिसका नाम है उर्मिला। तो अब वो एक वो बोलते हैं ना कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, अ, वो अनुभवी हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको कई सारे अनुभव हो चुके हैं। अभी अभी हाल ही में जो अनुभव हुआ है उर्मिला से, उसको जो चोट मिला है, मतलब एक तरह से सीख मिली है। चोट नहीं, सीख बोलना उचित होगा। तो जो उससे उर्मिला से उसको जो सीख मिली है, तो उसके कारण अ, माफ़ कीजिएगा, शायद आवाज़ कम हो रही है। मैं हेडफोन लगाना भूल चुका हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब संभवतः आवाज़ आवाज़ क्लियर आएगा, माफ़ कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहाँ आया था कि दोनों आकर्षित होने लगे हैं, जयदेव और कनक दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे हैं। अब तक एक कहानीकार के रूप में जयदेव काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, परंतु उसे कोई नौकरी के लिए नहीं बुलाता था। कभी-कभी लोकप्रिय लोगों को ही बेरोज़गार मरना पड़ता है, ऐसी ही बात है। अ, अब उससे अब उसे अब उसे अपनी आर्थिक दीनता और अधिक खलने लगी थी, यानी उसको अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति बड़ा दुःख होने लगा था, ठीक है? डॉक्टर राधे बिहारी कांग्रेस के प्रमुख नेता और प्रभावशाली व्यक्ति थे। अब इसमें एक नया पात्र प्रवेश कर रहा है इस उपन्यास में, उसका नाम है डॉक्टर राधे बिहारी। कांग्रेस के प्रमुख नेता है, याद रखिएगा, डॉक्टर राधे बिहारी जी को हाईलाइट कर लेते हैं। डॉक्टर राधे बिहारी, ठीक है। ये क्या है? कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। सरकार में भी उनका आदर और प्रभाव है। जयदेव उनके सहायक डॉक्टर प्रभुदयाल पुरी के साथ, अच्छा, मतलब राधे बिहारी जी कौन है? एक कांग्रेस के नेता हैं, और उनके मतलब जो डॉक्टर हैं, सहायक डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर, तो उनके क्या है, उनके डॉक्टर के साथ, मैंने प्रभुदयाल जी के साथ जयदेव राधे बिहारी जी से मिलने मिलने जाता है, और मिलने का कारण भी आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। उन्होंने उसे पैरोकार में नौकरी दिलवा दी। मतलब चूँकि लोगों की क्या बोलते हैं उसको, सिफ़ारिश पर नौकरियाँ मिलती थी, तो बड़े व्यक्तियों की सिफ़ारिश पर नौकरियाँ मिलना आम बात थी। तो ऐसे ही राधे बिहारी एक लोकप्रिय नेता थे, कांग्रेस के थे। तो चूँकि जयदेव डॉक्टर प्रभुदयाल पुरी को जानते थे, और ये जो प्रभुदयाल पुरी था, ये राधे बिहारी जी के अंदर काम करता था, यानी उनका स उनके उनके संपर्क में रहा होगा, या सहायक डॉक्टर लिखा है तो उनके संपर्क में रहा होगा। तो जयदेव ने जयदेव ने प्रभुदयाल जी की सहायता से राधे बिहारी जी से नौकरी में पा ली, और उसे क्या नौकरी मिली? उसे पैरोकार, जो कि एक अखबार था, वहाँ नौकरी करने के लिए मतलब नौकरी करने का इंतज़ाम करवा लिया उसने उससे, यानी, ठीक है। और संपादक कर्मचंद, अब याद रखिएगा, पैरोकार के संपादक है कर्मचंद, जिसे कशिश, मतलब उनकी जो उपाधि है या फिर छोटा नाम है, जो संक्षिप्त नाम आमतौर पर अखबार वालों के होते हैं या फिर लेखकों के होते हैं, तो कशिश के प्रथम साक्षात्कार का उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा।
यानी दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ होगा, मतलब कुछ जमा नहीं दोनों को एक-दूसरे से मिलकर। उसने पैरोकार में काम करना आरंभ कर दिया। पैसा तो चाहिए ना भाई, गरीबी है तो क्या करेगा बेचारा? मजबूर है। अब वह कनक के यहाँ कई कई दिनों बाद जा पाता, ठीक है। अब कनक के साथ चूँकि अब वो काम करने लगा था, तो इंसान काम में बंधता है, तो उसे बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता। तो वह काम में जाने लगा। आने पर कनक उसे उलाहना देती कि तुम ये धोखेबाज सजना, तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए। तो कुछ ऐसा ही उलाहना दिया करती थी शायद संभवतः। अब वह कै जयदेव का आदर करने लगी थी, मतलब उसकी प्रतिबद्धता, काम के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर जो कनक थी, वो आदर करती थी। किसका? जयदेव का, कि कितना मेहनत कर रहा है, भले ही मुझसे दूर रहता है मेरा बंदा, लेकिन आदमी अच्छा है, बंदा अच्छा है, ठीक है। परंतु अब आगे देखते हैं। एक दिन जयदेव वहां पहुंचा तो पंडित जी और कनक बाजार जाने को उतर रहे थे, परंतु पंडित जी ने कनक को रोककर पढ़ने के लिए कहा। अच्छा, मतलब एक दिन जयदेव पहुंचा तो दोनों बाजार जा रहे थे, तो पंडित जी ने कहा कि कनक तुम घर में रहो और मैं बाजार से होकर आता हूँ। कनक बाजार नहीं गई। कनक की छोटी बहन कंचन, याद रखिए कनक और कंचन दोनों बहनें हैं, ठीक है। कनक की छोटी बहन कंचन भी पिता के साथ बाजार चली गई। उस दिन एकांत पार जयदेव और कनक ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए जीवन भर एक दूसरे का साथ देने की प्रतिज्ञा की। यानी घर, अब देखिए जो कंचन है ना, हाँ, कनक की जो छोटी बहन कंचन है और उसके जो पिताजी हैं, यानी कि क्या नाम है पिताजी का? मैंने पढ़ा ना, सेठ गिरधारी लाल, हाँ, पंडित गिरधारी लाल जी हैं। तो वो अपनी छोटी बेटी यानी कंचन को लेकर चले गए हैं बाजार। घर में पहुंच चुके हैं जयदेव जी और उनके साथ घर में अकेली है कनक। दोनों के बीच संवाद होता है और जो जयदेव है वो प्रपोज करता है, यानी अपने प्यार का इजहार करता है, तथाकथित प्रेम जिसको बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है सात्विक प्रेम भी हो, जो भी है प्रेम इनके बीच। तो इजहार करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ऐसा कुछ। पुरी ने उसे अपनी हीन आर्थिक दशा भी बता दी। पुरी ने बता दिया कि मेरी स्थिति ठीक है। अब कनक भी रुपये पैसे की भूखी नहीं थी। अब कनक भी रुपये, अच्छा हाँ, मतलब कनक को भी कोई ऐसा, आमतौर पर जो लड़कियां होती है, या फिर हर इंसान की बात है, कोई लड़कियों की बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्त्री विरोधी हो रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर लड़कियां उन्हीं लड़कों के पास रहती जो अ, कई लड़कियों को इससे आपत्ति हो सकती है जो जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि इंसान इंसान तो है तो पहले पशु। आपको बुरा लगेगा लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत मामलों में तो ये बात सही है। तो कनक पैसों की भूखी नहीं थी। अब वे लोग बाहर भी परस्पर मिलने लगे। अब दोनों के बीच कनेक्शन पक्का होगा कि हम तुम एक दूसरे के वास्ते। तो कनक ने भी पत्रकारिता सीखने का निश्चय कर लिया। चलिए, इसके साथ हमारा तीसरा भाग, यानी पहले खंड का तीसरा जो भाग है, यानी तीसरा प्रकरण कहें, वो समाप्त होता। अब आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। सिर दर्द हो रहा है। जयदेव क्यों सिर दर्द? जयदेव जयदेव ने पत्र के कार्यालय में शीघ्र ही अपना उपयोगिता, अब क्या पढ़ रहे हैं यार, शीघ्र ही अपनी उपयोगिता प्रमाणित, ये होना चाहिए प्रमाणित कर दी। उसकी राय का मूल्य समझा जाने लगा। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने लगा है, देखिए जयदेव। एक दिन सोमराज परीक्षा भवन में एक मुसलमान प्रोफेसर द्वारा नकल करता हुआ पकड़ा गया। अब ये पहली बात, सोमराज छिछोरा है, लुच्चा है, लफंगा है और ठरकी है एक तरह से।
अब देखिए वो परीक्षा में भी दो कौड़ी का इंसान है, बीए में कई बार फेल हो चुका है। अब वो एक मुसलमान प्रोफेसर द्वारा नकल करता हुआ पकड़ा गया है, मतलब एक मुसलमान प्रोफेसर ने उसको पकड़ लिया नकल करते हुए। चारों ओर इसकी चर्चा होने लगी। तारा के माँ बाप ने यह समाचार सुन तारा की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। अ, इसके पीछे मुझे समझ में आ रहा है कारण। अब बेटे बेटे को अ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ, समाज में ऐसा मतलब मानना है कि अगर पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता तो स्त्री को भी बढ़ने से रोक दिया जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। तो चूंकि सोमराज और इसकी तारा का विवाह होने वाला है और सोमराज परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया है, तो अ, अपने आत्मसम्मान के लिए तथा कर, तथाकथित परंपरागत आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तारा के माता पिता समाचार सुनकर कि उनकी उसके भावी पति की बदनामी हो रही, तो इससे इसकी भी बदनामी होगी, इसलिए वो इस तारा का अध्ययन अध्यापन रोक देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बंद करना चाहा उनके परिवार वालों ने और इस संबंध में जयदेव से बात की, परंतु जयदेव ने अपने बलबूते पर उसकी पढ़ाई जारी रखने की बात कही और तारा को भी चिंता न करने के लिए कहा। मतलब देख, भाई है तो यही होता है कि भाई अगर सही इंसान होगा तो वो स्वतंत्रता देता है, बहनों को मुक्त करता है। और ये जयदेव जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो कर रहा है अभी तक। आगे क्या होगा देखते हैं, वो कहानी में कहीं कुछ मोड़ तो आएगा, देखते हैं। मुझे मेरे मेरे लिए भी यही रोचक है। इधर मोहल्ले में कुछ हिंदू औरतों ने आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए हिंदुओं को संगठित होने का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इधर मोहल्ले में कुछ हिंदू औरतों ने आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए हिंदुओं को संगठित होने का प्रचार करना आरंभ कर दिया। यानी जो महिलाएं हैं मोहल्ले की, वो हिंदुओं को एकत्रित यानी संगठित कर रही है ताकि वो मुसलमानों का सामना कर सके। तारा उनकी बातें सुनती डॉक्टर प्राणनाथ के घर ट्यूशन पढ़ाने चली गई। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी तक क्या पढ़ा कि तारा मतलब तारा क्या पढ़ा था? हाँ, जो तारा है वो वहाँ पढ़ाने जाने लगी। कहाँ? प्राणनाथ जी यानी जो क्या गोपाल शाह जी हैं, उनके यहाँ पढ़ाने जाने लगी तारा। क्योंकि जयदेव ने प्राणनाथ जी से कहा कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो कैसे करूँ, वो पूछने गया था। तो प्राणनाथ जी ने उसको सलाह दिया कि तारा को तुम मेरे यहाँ मेरे भतीजी और भतीजियों को पढ़ाने के लिए भेजो गर्मी में। तो इसलिए तारा अभी डॉक्टर प्राणनाथ के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके साथ चौथा प्रकरण भी समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं पांचवे की ओर। गति तेजी से बढ़ रही है, मतलब गति जो है वो काफी तेज है कि इधर इधर का प्रकरण छोटा है। तारा जब हवेली में पढ़ाने पहुंची तो उसे नौकर ने सूचना दी कि बच्चे उससे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तारा एक हिंदू है और जो परिवार है वो मुसलमान है, संभवतः मुसलमान है। जहाँ तक मुझे पता है गोपाल शाह जी थे, तो संभवतः नाम से लग रहा है कि मुसलमान थे, हो सकता है ना भी। तो चूंकि जैसे कि एक फिल्म है, मुझे उसका सीन याद आ रहा है जिसमें नाना पाटेकर होते हैं। वो एक बूढ़े को मतलब एक सभा में होते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के खिलाफ सांप्रदायिकता फैलाई जा रही होती है। तो वहाँ एक बूढ़े का वो अंगूठा को कूच कर यानी मतलब उसको मसल कर यानी उसके अंगूठे से खून निकाल कर मिलाते हैं और अपने अंगूठे को पत्थर से मारकर उसका खून निकाल कर मिलाते हैं और बताते हैं कि देखो, अब इसमें बताओ कौन हिंदू और कौन मुसलमान खून। तो ऐसा ही है कि जब सांप्रदायिकता फैला दी जाती है तो और और ये जो बताते हैं, मतलब जो नाना पाटेकर वो उस बुढ़े को बताते हैं,
उसके पीछे घटना ये होती है कि जब बुड्ढे के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे बोलने लगते हैं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, मतलब बुड्ढे ने अपने बच्चों के मन में ये बात डाल दी है कि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम दोनों अलग हैं, और वो हीन है, हम ऊँचे हैं। तो ये भावना डाल दी होती है, तो नाना पाटेकर ने समझाने के लिए ये सब जो मैंने बताया कि उस बुड्ढे का अंगूठे को कुचल कर, उससे खून निकाल कर, अपने अंगूठे को कुचल कर, उससे उससे खून निकाल कर, उसे मिलाकर बताते हैं कि अब बताओ मुसलमान और हिंदू कौन है। तो देखिए, बुड्ढे ने अपने बच्चों को भी सांप्रदायिकता सिखा दी, जाति धर्म में बांट दिया। तो बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जो बताया जाए वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्रश्न कर पाते हैं। तो सभी बच्चों में तो ये अक्सर नहीं होता। बच्चे आसपास के माहौल से संचालित होते हैं, परिवेश से संचालित होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी, यानी प्राणनाथ जी के घर, यानी गोपाल शाह जी के घर में भी बच्चे बाहर के परिवेश के प्रभावों से संचालित हैं, परिचालित हैं। तो इसके कारण वो बोल देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, तो नौकर उनसे उनको सूचना देता है, यानी तारा जी को सूचना देता है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। तारा निराश हो लौट रही थी कि प्राणनाथ ने उसे बुला लिया। प्राणनाथ जी बहुत आधुनिक विचार वाले हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनको विश्व युद्ध में गवर्नर ने सलाहकार के लिए या परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। इतनी ख्याति लब्ध व्यक्ति हैं वो। तो उनमें तो वो तो निष्पक्ष होंगे, उनके लिए तो धर्म, मतलब जातिगत भेद भावना, धार्मिक भेद, ये तो होगा नहीं उनमें। तो सामान्य सी बात है, उन्होंने उसको बुला लिया। तारा पिछले वर्ष भी यहाँ ट्यूशन कर चुकी थी, यानी ट्यूशन पढ़ा चुकी थी। वह कभी-कभी डॉक्टर के कमरे में बैठ उसके साथ चाय पी लेती थी। और सामान्य सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चाय पीने में क्या ही। घर की औरतें इसी बात पर तारा से नाराज हो गई थी। गांव में अक्सर माना जाता है कि उनका मर्द और किसी पराई स्त्री से बात तक ना करे। मैंने देखा है, मैं अपने आस-पास देखता हूँ, अपने गाँव में देखता हूँ, अपने घरों में देखता हूँ, तो आमतौर पर यही मान्यता होती है। मैं तो यहाँ अपने परिवारों में यहाँ तक देखा हूँ कि किसी बहू ने अगर अपने देवर से बात भी कर दिया हो, तो उसके कारण मतलब उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होने लगता है। कई बार ये रिश्ते टूटने की नौबत भी आ जाती है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है अपने परिवारों में। तो तारा डॉक्टर के कमरे में चली गई। अब मतलब असद भी वहाँ तारा से मिलने मिलने का सुयोग पा डॉक्टर के पास पहुँचा था। मतलब डॉक्टर के पास बैठता था कि मतलब असद जानता था कि तारा पढ़ाने जाती है, तो वो भी आ जाता था कभी-कभी कि इसी बहाने मेरी भेंट तारा से हो जाए, और तारा को पसंद करता था असद। तो आता था। तारा डॉक्टर के कमरे में चली गई। वहाँ असद ने बताया कि हिंदू और मुसलमानों में परस्पर भयंकर ज़हर फैलाया जा रहा है, इसलिए डॉक्टर इसकी सूचना गवर्नर तक पहुँचा दें। अच्छा, मतलब वो बता रहा है, मतलब जो असद है असद है ना? असद तारा को बता रहा है कि ज़हर फैलाया जा रहा है। तो माफ़ कीजिए, मतलब सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो उन्होंने मतलब डॉक्टर प्राणनाथ जी से आग्रह किया कि इसकी सूचना गवर्नर को बता दें। डॉक्टर जी ने बताया, क्या समझाया देखते हैं। डॉक्टर ने समझाया कि अंग्रेज सरकार अपना भला हिंदू मुस्लिम वैमनस्य में ही देख रही है, इसलिए अंग्रेज गवर्नर कुछ भी नहीं करेगा। सामान्य सी बात है, वो दूसरों के जले में अपनी रोटियां सेकने वाले लोग थे आमतौर पर, तो इसलिए वो कुछ मदद करने वाले नहीं थे। तारा असद के साथ जाना चाहती थी, परंतु डॉक्टर ने उसे रोक लिया। मतलब तारा चाहती थी कि अब मैं पुराना अपने घर नहीं जाऊँगी, ये सब घर वाले मेरी शादी कराने के लिए तुले हैं। वो परेशान हो गई थी घर से। अब कोई सामान्य सी बात है कि कोई कोई माता-पिता लग ही जाएँगे बेटियों के पीछे कि तुमको इसी से लड़के से शादी करना है। तो कौन बेटी परेशान होकर घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होगी, सामान्य सी बात। तो वो असद के साथ जाना चाहती थी। डॉक्टर ने उनको समझाया, रोक लिया। समझाया कि इस घर का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है। यानी चूँकि तारा एक हिंदू लड़की है और समाज में अभी वैमनस्य की भावना फैल रही है, तो असद के घर अगर कोई हिंदू लड़की विवाहित होके या फिर अ, विवाह विवाह मतलब
भावी पत्नी के रूप में जाएगी, तो इससे बहुत दंगा हो सकता है या फिर परेशानी बढ़ सकती है। तारा के साथ कुछ अपराध हो सकता है। इसके कारण इसकी शंका से प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इसलिए वह आना और घर का वातावरण अनुकूल नहीं है, इसलिए वह आना बंद कर दे। माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा अर्थ त्रुटिपूर्ण बता दिया, मैं कहाँ खो गया, माफ़ कीजिए। उसने समझाया कि इस घर का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, यानी जो प्राणनाथ जी हैं, उनके घर का वातावरण तारा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ की महिलाएँ भी उनसे नाराज़ हैं, बच्चे भी नाराज़ हैं, क्योंकि बच्चों का मन तो दूषित कर दिया गया है। इसलिए बोलती है कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, अब तुम आना बंद कर दो। यह कहकर डॉक्टर और उसने डॉक्टर मतलब प्राणनाथ जी ने उनको दोनों को भागने से भी रोक लिया है कि दोनों अब मत जाओ, अपने-अपने घर जाओ। डॉक्टर असद के प्रति तारा के आकर्षण को भी भाप गए हैं। हाँ, मतलब इन्होंने तारा और अरशद ने प्रकट रूप से बताया नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उन्होंने सांकेतिक रूप में एक दूसरे मतलब कहा है कि चलो मेरे घर, ऐसे मतलब दोनों के बीच संवाद हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रकट नहीं हुआ है, मतलब उतनी याद रखने उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहानी में बस दृश्य समझ में होना चाहिए कि कैसे कैसे घटना हुई कि ऑफिस में ऐसा ऐसा हम लोग ऑफिस प्राणा जी बैठे हैं और असद है और तारा है, तो इन दोनों तीनों के बीच संवाद होता है, तो ये पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब छठवा प्रकरण में आ चुके हैं हम। कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। शाम को चारों ओर कोहरा छा जाता। शहर में मुस्लिम लीग के समर्थन में नारे लगते और जुलूस निकलते। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के समर्थन में नारे लगते और जुलूस निकलते। सर्दी का मौसम था, एकदम लोग कांपते थे, एकदम हूँ हूँ वैसे, और हाथ को एकदम जोरों शोरों के साथ मुस्लिम लीग के समर्थन में नारे लगते और जुलूस निकलते। मुसलमान खिजर मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग के पहले जो पंजाब में एक मिनिस्ट्री थी जिसका शासन था, जो देख रेख करती थी, उसका नाम था मिनिस्ट्री। मुसलमान खिजर मिनिस्ट्री का विरोध करते और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। यानी पहले जो सांप्रदायिकता थी वो उतनी कट्टर नहीं थी। एक तरह से जहाँ जैसा इसमें दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। यानी खिजर मिनिस्ट्री का मतलब मुसलमान खिजर मिनिस्ट्री का विरोध कर रहे थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की एकता की भी बात कर रहे थे, जहाँ तक इससे मुझे समझ में आ रहा है। यह देख लाहौर के हिंदू अ, समझने लगे। यह देख देख लाहौर के हिंदू समझने लगे। ठीक है। जयदेव ने पैरोकार के माध्यम से सांप्रदायिक मतलब घृणा फैल रही थी, लेकिन अभी भी मुसलमान एकता की बात कर रहे थे। जयदेव ने पैरोकार के माध्यम से इस सांप्रदायिक घृणा के भयंकर भावी परिणाम के संबंध में दो चार चेतावनी दी थी। यानी अब जयदेव पत्रकार था, पैरोकार में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था कि जितना मुझसे हो सके करे। तो वो अपने अखबारों के माध्यम से यह फैलाने का प्रयास, मतलब यह सूचना प्रसारित करने का प्रयास कर रहा था कि सांप्रदायिकता के विरोध में वो सूचना प्रसारित कर रहा था। उसने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। याद रखिएगा कि जो जयदेव है, उसने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, अभी मेरी जितनी समझ है उसमें मुझे समझ में आता है कि ये जो जयदेव था, वह पाकिस्तान की मांग का विरोध कर रहा था। कुछ हिंदू और मुसलमान नवयुवक लड़कियां मुसलमान युवक और लड़कियां इस सांप्रदायिक विद्वेष के विरुद्ध, मतलब जो सांप्रदायिकता फैली हुई थी, सांप्रदायिक विद्वेष के विरुद्ध, यानी जो सांप्रदायिकता फैली हुई थी उसके विरुद्ध आंदोलन व प्रचार कर रहे थे। मतलब वो एकता का काम कर रहे थे, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच जो वैमनस्य की भावना फैली हुई है उसे शांत किया जा सके। वे सब कम्युनिस्ट थे। याद रखिए, कम्युनिस्ट क्या काम कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए काम कर रहे थे। एक दिन मतलब लड़की मुसलमान लड़के और लड़कियों की टोलियां ये सब काम कर रही थी। एक दिन उन लड़कियों ने मुस्लिम महिलाओं के एक जुलूस में शामिल हो हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए।
यानी एक दिन क्या हुआ कि ये जो लड़के मुसलमान लड़के और लड़कियां थे, इन्होंने क्या किया, जो जो कि कम्युनिस्ट थे, जो इन्होंने क्या किया कि एक दिन आ, इन इसकी मतलब ये जो लड़की मुसलमान लड़कियां हैं, इन्होंने क्या किया कि एक दिन मुस्लिम महिलाओं की एक जुलूस निकला था, उसमें शामिल होकर हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए नारे लगाए। याद रखिएगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि पहले बहुत बड़ा वर्ग था जो हिंदू मुसलमानों में, जो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहा था, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ परिवर्तन भी हुआ, हिंदुओं में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, मतलब वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, परंतु सरकारी गुंडों और जासूसों ने अचानक हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दिया। अब बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, कम्युनिस्टों ने बहुत प्रयास किया एकता स्थापित हो जाए, लेकिन कुछ जासूसों ने अचानक हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दिया। झगड़ा करवाने में वहीद नामक एक पुलिस के सिपाही ने प्रमुख भाग लिया था। याद रखिएगा कि जो दंगा किसने कराया, तो वहीद ने कराया। हालांकि एक बार नाम आया, लेकिन दंगा किसने कराया ये महत्वपूर्ण है। लोगों के उसे लोगों के उसे पकड़ रखा था लोगों ने उसे पकड़ रखा था। जयदेव ने कम्युनिस्टों का विरोध किया, क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे। हाँ, देखिए जयदेव पाकिस्तान की मांग का विरोध कर रहा था, कम्युनिस्ट पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे, तो इसके कारण जयदेव कम्युनिस्टों का विरोधी बन चुका था। ठीक है। असद ने उसे समझाया कि हम देश देश के बंटवारे के खिलाफ हैं। असद ने उसे समझा, मतलब असद शायद खुद कम्युनिस्ट था, तो उसने बताया कि हम देश के विभाजन के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस आगे क्या लिखा है, कांग्रेस ने ही बंटवारे की मांग स्वीकार कर ली है। असद बोल रहा है कि देखो भाई, हम ही बंटवारे के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया है, तो हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं। आगे देखते हैं क्या होता है। जुलूस खत्म हो जाने के बाद जब लोग अपने अपने घर चले गए, असद तारा दोनों, ठीक है, असद तारा को उसके घर पहुंचाने गया। अच्छा, तो क्या घटना थी कि प्राणनाथ जी के घर से ये सब निकले थे, और ये सब ये घटना है, जो ये इतना दिया है, ये सब बीच की घटना है। उसके बाद तारा, जो असद है, उसने क्या किया है कि तारा को उसके घर पहुंचा दिया, क्योंकि वो प्राणनाथ जी के घर से निकले थे। आगे देखते हैं क्या होगा। रास्ते में दोनों एक दूसरे के विचारों को टोहने टोहने यानी मतलब मन के भावों को जब जानने का प्रयास किया जाता है, तो टोहने टोहने शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो टोहने का प्रयत्न कर रहे थे, कि यानी खोजने के, मन के आंतरिक मन के भीतर के विचारों को जांचने परखने का प्रयास कर रहे थे। अरे यार, आगे चलते हैं। लीग का आंदोलन बढ़ता देख खिजर मिनिस्ट्री ने पंजाब के कई शहरों में दफा 144 लगा दी थी। देखिए, खिजर मिनिस्ट्री पंजाब में शासन कर रहा था, यानी उसका अधिकार पंजाब पर था। अब मुस्लिम लीग उसके विरोध में था। तो अब खिजर मिनिस्ट्री ने जब देखा कि मुस्लिम लीग लीग का समर्थन बढ़ते जा रहा है, तो उसने खतरे को देखकर पंजाब के बहुत सारे शहरों में, कई शहरों में 144 लगा दिया, ताकि अधिकार उनके हाथ में जा सके। मुस्लिम लीग ने लाहौर में इसके खिलाफ अहिंसात्मक सत्याग्रह छेड़ दी। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि अब जो ये 144 धारा लागू की गई थी, इसके खिलाफ में उन्होंने लाहौर में अहिंसात्मक सत्याग्रह छेड़ दिया। लीग के बड़े बड़े नेता जेल पे चले गए, क्योंकि 144 लागू था, तो सत्याग्रह अहिंसात्मक भी हुआ। इसके बावजूद भी लीग के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लीग के स्वयं सेवक सत्याग्रह करते और गिरफ्तार हो जाते। लीग मतलब सत्याग्रह करते और मतलब सत्याग्रह करने के लिए बैठते, और पुलिस उनको लेकर चले जाती। ऐसा हो रहा था। अब ये एक दिन तारा और असद दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि अ, कनक और जयदेव ने एक दूसरे के प्रेम को प्रकट किया था। अब तारा और असद ने भी एक दूसरे के प्रेम को प्रकट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। असद ने तारा को एमए करने की राय दी। असद ने तारा को, देखिए, असद मतलब उससे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम अगर शुद्ध हो तो एक दूसरे अपने साथी को बढ़ाना चाहता है। जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एमए करने की राय दी, तो उसका
मतलब अरशद बहुत आधुनिकतावादी है। दिखाई पड़ रहा है। तारा घर लौट माँ को मुन्नी के कारण, मुन्नी, देखिए मैंने वहाँ पर नुन्नी पढ़ा था, अब यहाँ पर मुन्नी दिया है। आप इसे दृष्टि की पुस्तक से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, संभवतः मुझसे त्रुटि हो गई हो, या तो वहाँ नुन्नी नहीं होना चाहिए था या तो यहाँ मुन्नी नहीं होना चाहिए था। तारा घर घर लौट माँ को मुन्नी के कारण परेशान देख रसोई बनाने के लिए बैठ गई। यानी मुन्नी कुछ बच्ची है, बच्चियों के कारण माएँ परेशान रहती हैं। मतलब बच्चों के कारण या बच्चों या बच्चियों के कारण माएँ परेशान रहती है, तो उन्हीं कारण जब परेशान थी उसकी माँ, तारा की माँ, तो रसोई के लिए बैठ गई। मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाकर लौटे और भोजन करने बैठ गए। यानी तारा के पिताजी यानी रामलू भाया जी ट्यूशन पढ़ाकर लौटे हैं और भोजन के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, घर का माहौल को अपने दिमाग में एक क्रिएट करिएगा कि तारा खाना बना रही है, उसकी माँ मुन्नी को लेकर उसको संभाले हुए है, और उसके उसके पिताजी आकर खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उसी समय तारा की माँ ने जयदेव की शादी की चर्चा चलाई। यानी तारा के बड़े भाई की शादी की चर्चा चलाई कि भाभी बहुत जोर दे रही, मतलब वो बता रही कि भाभी बहुत जोर दे रही है, जोर दे रही है, जोर जोर नहीं होता, जोर दे रही है। मास्टर जी मास्टर जी ने समझाया कि जब जयदेव अभी शादी नहीं करना चाहता तो उसे दबाना बेकार है। उसके बाप को पता होता है कि बेटा कुछ, मतलब बाप को बहुत अंदाजा होता है कि बेटा कैसा है, बहुत मामलों में। माँओं को नहीं होता आमतौर पर, बापों को काफ़ी होता है, मतलब माँओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वैसे तो एक व्यक्ति को स्वयं से ज़्यादा कोई दूसरा समझ नहीं सकता, लेकिन अगर माता-पिता में तुलना करें तो बेटों के बारे में बापों को ज़्यादा जानकारी होती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई इसको मतलब पक्के तौर पर नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है, मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आगे क्या होता है कि चलाती है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि उससे उसके इच्छा के बिना ये सब बात करना बेकार है। उसके ताऊ उसी से बात कर लें तो अच्छा रहे। यानी दोनों पति-पत्नी सोच रहे हैं कि अगर, मतलब ये इनकी पत्नी बोल रही, मतलब जो राम लुभाई जी की पत्नी बोल रही कि अगर उसके ताऊ जी ही बात करें तो अच्छा रहेगा। तारा ने भी कहा कि भाई बिना लड़की देखे शादी नहीं करेंगे। बहन अपने भाई को अच्छे से जानती है। इसी संदर्भ में तारा ने यह भी बता दिया कि भाई एक बड़े घराने की ब्राह्मण लड़की यानी किसकी बात हो रही है? कनक जी यानी कनक जी कौन है? कनक है गिरधारी लाल, संभवतः मैं सही बोल रहा हूँ ना? रुक जाइए, मैं शायद त्रुटि, मतलब ठीक है, उनके पिता का नाम था, तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण घर की एक बड़ी बेटी है, ब्राह्मण घर की बेटी है, तो उससे विवाह करना चाहते हैं। माँ द्वारा विरोध किए जाने पर तारा ने बताया कि मतलब माँ ने बोला, अब माँ को सुनकर बड़ा सदमा लगा। अरे ब्राह्मण की लड़की से विवाह करेंगे? समाज में जाति प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। माँ को बड़ा अचंभा लगा, बेटा तू बड़ी जाति से विवाह करेगा? तो अब तारा ने बोला कि माँ अब तो विवाह होने लगे हैं यार, समझो, अंतरजातीय विवाह सामान्य सी बात है। जस्ट कूल ममा। माँ द्वारा विरोध किए जाने पर तारा ने बताया कि अब तो अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। कनक यानी कनक, उसकी जो जयदेव की जो, मतलब बंदी है, कनक की बड़ी बहन खत्रियों में ब्याही है। यानी उसका विवाह जय मतलब कनक की जो बड़ी बहन है उसका विवाह खत्रियों में हुआ है, दूसरी जाति में हुआ है। इस समय जयदेव आ गया। अब बीच में आ जाता है जयदेव। आप दृश्य को दिमाग में कल्पना करिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, कि तीनों बात चर्चा हो रही है, जयदेव आ गया, इंटर कर दिया, उसका घर में प्रवेश होता है। अब क्या होता है, जयदेव भोजन करने बैठा ही था कि उसके ताऊ राम ज्वाया ज्वाया आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहुंचे हम। राम ज्वाया आ गए, जयदेव चौके से उठकर कोठरी में आ गया। अब ताऊ जी आए हैं तो उनका आदर सम्मान करने के लिए ताऊ के पास जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, गांव का लोक व्यवहार है, जाना पड़ेगा। चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, जाना पड़ेगा। ताऊ को प्रणाम किया। उन्होंने इधर उधर की बातें करने के बाद जयदेव के विवाह की बात छेड़ दी और जयदेव से पूछा कि वह लड़की वालों को क्या उत्तर दे दे। मुंह सूख रहा है।
आवाज़ जा रही है। जयदेव ने अगली साल, जहाँ तक पता होना चाहिए, हमें लग रहा है कि अगले साल होना चाहिए, अगली साल तक इंतज़ार करने के लिए कहा तो बाबू रामज्वाया बिगड़ कर कहने लगे कि लड़की अपने माँ बाप की अकेली संतान है। यानी इसके जो ताऊ जी हैं वो ऐसी लड़की का प्रस्ताव लेके आए हैं जो अपनी माँ बाप की अकेली है। 5,000 और आगे क्या लिखा है, 5,000 नगद और मकान जायदाद मिलेगी जिसके द्वारा तारा का विवाह किया जा सकेगा। वाह। अब ताऊ जी लालच दे रहे हैं अपने भतीजे को, यानी जयदेव को, कि देख बेटा, शादी विवाह कर ले, एकलौती है, बहुत संपत्ति मिलेगा। अब ताऊ जी को क्या पता कि जयदेव क्या समझता है, क्या जानता है, वो जयदेव भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप क्या जानते हो यार। जयदेव ने लड़की को बिना देखे शादी करने से इनकार कर दिया तो ताऊ नाराज होते हुए उठकर चले गए। ताऊ अब कोई रिश्ता दिखाने आया और कोई ऐसा बोलेगा, और बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, मुंह पर बोलना चाहिए। तो उसके ताऊ नाराज होकर चले गए। इस वार्तालाप से उत्साहित होकर तारा ने असद की बात करते हुए कहा कि वह कह रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप शिप की परीक्षा देने की तैयारी करूँ। तारा अच्छा, रुक जाओ, मैंने कुछ त्रुटि किया। इस वार्तालाप से उत्साहित होकर तारा ने असद की बात करते हुए कहा कि वह कह रहे हैं, यानी मतलब उनका जो मित्र है वो कह रहे हैं कि मैं स्कॉलर, क्योंकि जानता है, जयदेव जानता है कि अरशद और तारा के बीच दोस्ती है। तो जानता है कि मतलब वो बता रहा है, मतलब तारा बता रही है अपने भैया भाई को कि असद बोल रहा था कि मैं स्कॉलरशिप की परीक्षा देने की तैयारी करूं, वह मदद कर देंगे। मतलब अ, अरशद ने असद ने कहा है कि वह मदद करेगा। इस पर जयदेव ने कहा कि असद जैसे कम्युनिस्ट इसी प्रकार के भोले भाले लोगों को फांस कर फांस कर अपनी पार्टी का मेंबर बना लेते हैं, परंतु तुम परीक्षा दो, मैं सहायता कर दूंगा। यानी उसका भाई बोल रहा है कि तुम स्कॉलरशिप की परीक्षा दो, लेकिन असद की सहायता नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सहायता करूंगा ना, मैं भाई हूं तुम्हारा। सुनकर तारा पढ़ाई में लग गई। असद ने एक दिन उन दोनों के संबंध में जयदेव के रुख के बारे में पूछा। मतलब असद एक दिन तारा से पूछता है, असद, हाँ, असद तारा से पूछता है कि तुम्हारा भैया मेरे बारे में सोचता क्या है यार, बताओ यार, इतना दिन हो गया। ठीक है, तो तारा बोली कि भाई थिंकर हैं, सांप्रदायिकता से चिढ़ते हैं, कनक वाला मामला हो जाए, यानी उनकी बंदी सेट हो जाए तो हम दोनों का सेट हो जाएगा मामला। ये इनके विचार है। यानी भाई मतलब बहन जानती है कि भैया का सेट हुआ तो हमारा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन सुबह ही अखबारों में सूचना छपी। कितना टाइम हुआ, 40। एक दिन सुबह अखबारों में सूचना छपी कि खिजर के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। यानी खिजर मिनिस्ट्री ने अपने आप को संकट में पाकर इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने हुकूमत संभाल ली है। ठीक है, लीगी यानी मुस्लिम लीग के अखबारों ने इसे लीग की विजय घोषित किया। हाँ, अगर खिजर मिनिस्ट्री हार गया तो उसका जो विरोधी संगठन था यानी मुस्लिम लीग था, उसको लगा कि उसकी जीत हुई है। हिंदुओं ने सोचा कि अब मुसलमानों की हुकूमत चलेगी। जयदेवपुरी और तारा अपने अपने काम पर जाने के लिए अ, घर से निकल कहाँ चले गए। तारा को तो तैयारी करना था और पूरी अपना वहाँ जाता था, अ, मतलब पत्र, मतलब जो अखबार में काम करता था वहाँ का दफ्तर जाता था। तारा को पढ़ना था, तो दोनों काम करने के लिए निकल गए। अब स्थिति देखिए, राजनीतिक स्थिति की, मुस्लिम लीग को लगने लगा है कि अब उसकी हुकूमत आने वाली है और खिजर मिनिस्ट्री ने इस्तीफा दे दिया है और शक्ति जो है गवर्नर के हाथों में चली गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जयदेवपुरी और तारा अपने अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल सहालमी तक पहुँचे ही थे। स्थान है सहालमी, क्या तो मुझे समझ में आ रहा है सहालमी। सहालमी आस-पास का कोई जगह होगा। सहालमी तक पहुँचे ही थे कि एक जुलूस मिल गया, जो लीगी लागे नारे लगा रहा था, यानी मुस्लिम लीगी के नारे लगा रहा था। जुलूस के मुसलमान खिजर जिंदाबाद के जुलूस के मुसलमान खिजर जिंदाबाद के नए नारे लगा रहे थे। ये समझ नहीं आ रहा है।
ये कैसे हो सकता है? समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक जुलूस मिल गया जो लिगी नारे लगा जुलूस के मुसलमान खिजर जिंदाबाद के नए नारे लगा रहे थे। यह एक नया परिवर्तन था। खिजर के विरोधी उसके समर्थक बन गए थे। यानी क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग में एक बड़ा गुट था, जो जुलूस के रूप में आ रहा था, वो खिजर का समर्थन कर रहा था। मतलब कुछ रहा होगा, इसके पीछे मैं अगर इतिहास को जोड़ने लगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो मुस्लिम लीग का एक बड़ा समर्थक था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे, तो वो खिजर खिजर के समर्थन में, मतलब खिजर मिनिस्ट्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खिजर के समर्थन में वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब जुलूस निकल जाने के बाद, मतलब ये घटना बताई है कि जब वो पुस्तकालय के लिए जा रहे थे तो बीच में ऐसी घटना घटी। अब जुलूस निकल निकल जाने के बाद पूरी अपने दफ्तर में पहुंच गया और तारा लाइब्रेरी में चली गई। ठीक है। दफ्तर में नए समाचार आ रहे थे। दफ्तर में नए समाचार आ रहे थे, वातावरण में उत्तेजना थी। जब कभी भी कुछ परिवर्तन का समय होता है तो लोग बड़े बड़े ही सक्रिय होते हैं। लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है कि क्या घट रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, क्या हुआ, कैसा हुआ। ये सब लोगों के मन में बड़ा मतलब परिवर्तन के समय ये बड़ा विचार लोगों के मन में घूमते रहता है। लोग सोच रहे थे कि अब नवाब ममदोत विशुद्ध मुस्लिम मिनिस्ट्री बनाएगा। मतलब लोग सोचने लगे थे कि मुसलमानों का बड़ा समर्थन खिजर मिनिस्ट्री का समर्थन कर रहा था। तो लोग सोचने लगे थे कि अब जो नवाब है वो ममदूद विशुद्ध मुस्लिम मिनिस्ट्री बनाएगा। परंतु नया समाचार आया कि गवर्नर ने लीग को मिनिस्ट्री बनाने के लिए नहीं बुलाया है। यानी गवर्नर के पास अभी शक्ति है। गवर्नर अभी लीग को मिनिस्ट्री बनाने का अधिकार नहीं दे रहा है। असेंबली के सामने मास्टर, मतलब असेंबली जो भवन था, असेंबली के सामने मास्टर तारा अ, तारा तारा सिंह मास्टर तारा अच्छा मास्टर तारा सिंह है ना, सिंह के नेतृत्व में सिखों की और उसके विरोध में लीगी मुसलमानों ठीक है, असेंबली जो जहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, वहाँ तारा सिंह के नेतृत्व में सिखों की और उसके विरोध में लीगी मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ इकट्ठी हो रही थी। यानी एक एक गुट था जो सिखों का था, जिसका नेतृत्व तारा सिंह कर रहे थे, और दूसरा था अम, अ, मतलब मुस्लिम लीग के मुसलमानों का, जो तारा सिंह के विरोध यानी सिखों के विरोध में थे। और भीड़ उत्तेजित हो रही थी और इकट्ठी भीड़ बढ़ती जा रही थी। पैरोकार के संपादक कशिश जी ने अपने अखबार का सप्लीमेंट्री अंक निकालने का निश्चय किया। ये कभी कभी होता है जब स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि सूचनाएँ बहुत अधिक हो जाती हैं, या फिर कुछ विशेष अवसर पर अखबारों के कई सारी प्रतियाँ निकाली जाती है, यानी उसके अंकों में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे अखबारों में शनिवार को कुछ अंक आता है, तो उसका कारण होता है कि मतलब उस दिन काफ़ी चीज़ें देनी होती है, और उससे अखबारों को भी फ़ायदा होता है, इसलिए उस दिन अतिरिक्त अंक जोड़ा जाता है। इसी प्रकार जो घटनाएँ घट रही थी तो उसके लिए एक और अंक जोड़ा गया। दफ्तर के सब लोग विज्ञापन और समाचार जुटाने में लग गए। अब जब परिस्थितियाँ इतनी गतिशील होती है तो पूरा जो सूचना तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। दफ्तर के सब लोग विज्ञापन और समाचार जुटाने में लग गए। उधर असेंबली के सामने मास्टर तारा सिंह ने कृपाण खींच लेगियों को चुनौती दे डाली। ये थोड़े आक्रोशित हो चुके हैं तारा सिंह जी। कांग्रेस ने इस नई स्थिति पर विचार करने के लिए एक सभा का ऐलान किया। मतलब जब कांग्रेस ने देखा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, और मुस्लिम और सिखों और हिंदुओं के बीच मतलब सिख और मुस्लिम आपस में काफ़ी समर्थन में है, लेकिन मुस्लिमों के मतलब हिंदुओं और मुसलमानों और हिंदू तथा सिखों के बीच जो परस्पर वैमनस्य है वो बढ़ते जा रहा है। इसे देखकर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की और एक सभा का आयोजन किया। जयदेव शाम को सभा में गया। मतलब जो कांग्रेस ने सभा आयोजित किया तो उसमें जयदेव भी गया। जयदेव समझ में आया? ठीक है। वह कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता नहीं थे। वहाँ कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता नहीं आए थे। छोटी-छोटी सभाओं में आमतौर पर क्योंकि ये गट नहीं पता क्यों नहीं आए थे, इसका कारण तो मुझे अभी नहीं पता। मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया, तो मैं बोल भी नहीं सकता।
नगर कांग्रेस के प्रधान कॉमरेड कपूर ने गंभीरता से विचार करने की अपील की, यानी आह्वान किया। यानी जो उस नगर के कांग्रेस के जो कॉमरेड थे, यानी तो उसने मतलब गंभीरता से लेने के लिए आग्रह किया लोगों से। उधर सामने में एक चिड़िया बैठी है, उसको देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु हिंदू वक्ताओं कुछ हिंदू वक्ताओं ने मुसलमानों का घोर विरोध किया, क्योंकि जितने हिंदू सभा में आए हुए थे उसमें से कई सारे लोग कट्टर थे। तो वो मुसलमानों का घोर विरोध करते हुए पंजाब में पाकिस्तान न बनने देने की बात कही। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान के मतलब पंजाब के किसी भाग में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं आना चाहिए। मतलब पाकिस्तान का निर्माण पंजाब के किसी भाग से नहीं होना चाहिए, उनकी मांग यही थी। इससे उत्तेजना फैल गई और सभा का समाप्त हो गई। जब सभा में बहुत बहस होने लगा और कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो सभा को स्थगित कर दिया गया। नहीं उसको अ, तब अचानक से जब सभा में ज़्यादा विवाद होने लगता है तो सभा को स्थगित करना पड़ता है। उससे उत्तेजना उत्तेजना फैल गई और सभा समाप्त हो गई। इसी समय मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर गोपीचंद भार्गव वहाँ आ गए। अ, ठीक है। हाँ, मतलब ये तो असेंबली के बाहर ये लोग थे। अब ये बाद में जो सभा आयोजित हुई उसके बाहर में भी ये लोग वहाँ पहुँच पहुँच गए। मास्टर तारा सिंह जो कि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, जैसा कि इसमें वर्णन है। मास्टर ने चुनौती भरा व्याख्यान दिया, यानी मास्टर ने चुनौती भरा व्याख्यान दिया और भार्गव ने असेंबली के माध्यम से पाकिस्तान का विरोध करने की प्रतिज्ञा की। ठीक है, ये दोनों लगे पड़े हैं कि पाकिस्तान का विरोध करने के लिए। ठीक है। असद आदि का कहना था कि इस सब में खिजर और गवर्नर की मिलीभगत। असद कम्युनिस्ट था, मतलब जैसा कि वर्णित है इस उपन्यास में। असद का कहना था कि ये सब खिजर और गवर्नर की मिलीभगत है। और लीगी मुसलमान मास्टर की धमकी से उत्तेजित हो उठे थे। अब सभा में तो बहुत मुसलमान भी संभवतः आए आए हुए होंगे। तो जब मास्टर ने जब धमकी दी तो मुसलमान उत्तेजित हो उठे। उनमें यह प्रचार मतलब संभवतः उस सभा में नहीं होंगे, लेकिन आए थे। ये इसकी तो पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन उसके वक्तव्य मतलब कि उनकी जब बात लोगों में फैली तो मुसलमान काफ़ी क्रोधित हो उठे। किसकी बातों से? तारा सिंह की बातों से। तो अब क्या हुआ कि अब क्या था, उनमें यह प्रचार हो गया, यानी मुसलमानों में यह प्रचार हो गया कि कांग्रेस ने अपने झंडे में हरा रंग फाड़ डाला है। मतलब ये जब सभा आयोजित हुई तो इसमें मतलब इस सभा का कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और जिस प्रकार तारा सिंह ने सभा में आकर कई सारे बयान दिए, इसके कारण मुसलमानों को लगने लगा कि कांग्रेस ने अपने झंडे से हरा हरा रंग फाड़ दिया है, यानी मुसलमानों को पृथक कर दिया है और उनके पक्ष में नहीं है। अब मतलब उनके हित के लिए अब वो जिम्मेदार नहीं है। ये मुसलमानों के अंदर ये भावना बैठने लगी थी। कम्युनिस्ट स्थिति इस नई स्थिति से परेशान थे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा एक घंटा होने वाला है। हाँ, बच्चा अभी इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद 1 घंटा हो जाएगा। 5 मार्च को लीगी अखबारों ने रंगे समाचार क्या है? 5 यार सॉरी यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। 4 मार्च को लीगी अखबारों ने रंगे समाचार छापकर ने इस उत्तेजना को और भी अधिक बढ़ाने की कोशिश की। इससे हिंदू, सिख, मुसलमान सभी उत्तेजित हो उठे। जगह-जगह भीड़ें जुटने लगी। अब चूँकि अखबार और कभी-कभी अखबार बहुत गलत भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी वैमनस्य बढ़ाने का काम अखबार ही करते हैं और यही काम उन्होंने किया। इससे हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी उत्तेजित हो उठे। जगह-जगह भीड़ें जुटने लगी। पुलिस ने गोलीबारी चलानी प्रारंभ कर दी। नगर में कर्फ्यू लग जाने की संभावना बढ़ गई। तारा लाइब्रेरी गई हुई थी, इसलिए जयदेव साइकिल पर उसे लिवा लाने चल दिया। यानी देखिए,
जो जयदेव था वो सभा से आ चुका था, लेकिन जब कर्फ्यू लग गया, मतलब संभवतः उसका अगला दिन हुआ होगा, तो जब उसकी बहन पुस्तकालय पढ़ने गई है, तो उसने सोचा कि ले आऊँ, क्योंकि कर्फ्यू लगने लगा, कर्फ्यू की संभावना बढ़ने लगी थी। बीच में उसे छुरे चलने का समाचार मिला। जब वो रास्ते में जा रहा था, किसी ने उसे बचाया, भाई उधर मत जाओ, छुरा चल रहा है, मतलब उधर कत्लेआम हो रहा है, या फिर उधर खून खराबा हो रहा है, उधर मत जाओ। अब असद को बहन को लेने जाना ही था, तो उसे जाना पड़ा। असद असद ने उसे बताया कि एक विद्यार्थी भारद्वाज अपनी गाड़ी में तारा को घर पहुंचा देगा। मतलब असद रास्ते में उससे मिला। असद ने बताया कि पुस्तकालय में एक विद्यार्थी है भारद्वाज नाम का, याद रखिएगा भारद्वाज। तो असद तारा के भाई से कहता है रास्ते में कि असद है वो अपनी गाड़ी में तारा को सकुशल पहुंचा देगा। पूरी अपने दफ्तर चला गया। अब पूरी अब जानता था कि असद इतना बड़ा मूर्ख नहीं है, या फिर इतना गैर जिम्मेदार नहीं है कि वो तारा तारा की जिम्मेदारी को सही तरीके से ना समझे। इसलिए उसने उस पर विश्वास करके वो अपने दफ्तर चला गया। वहां से लौटते समय पूरी को जगह जगह दंगा होने का समाचार मिले, मतलब दंगा फैल गया था। अपनी गली में आकर उसने गली के दौलू मामा को घायल पड़ा देखा। जब वो आ रहा था वापस दफ्तर से, तब उसने देखा कि गली में उसके दौलू मामा खून से लथक पड़े हैं। सोचिए, मतलब उसके दौलू मामा को बहुत सारी चोटें आई थी, उसको उसको शायद संभवतः पीटा गया था। तो उसके मामा की स्थिति देखा तो वो सहम गया बेचारा। परंतु मामा पुरी और मतलब जयदेवपुरी और रतन, अब उसका पड़ोसी था। किसका? जयदेवपुरी का पड़ोसी रतन था, जो कि मैंने पहले प्रकरण में इसका वर्णन किया था। तो रतन को उसने बुलाकर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मामा मर गए, उसी समय मर गए। वहाँ से लौटते समय, यानी अस्पताल से लौटते समय, उन्होंने सुना कि कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं। दोनों घर लौट आए। ठीक है। शहर में कर्फ्यू लग गया था, मतलब लौटते-लौटते शहर में कर्फ्यू लग गया था। संभवतः उसकी बहन भी पहुँच गई होगी घर। 5 मार्च यानी उसके अगले दिन को 5 बजे कर्फ्यू समाप्त हुआ, मतलब 1 दिन बाद कर्फ्यू समाप्त हो गया, तब अखबार निकले। ठीक है। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में सिख हिंदू कांग्रेसियों ने एंटी पाकिस्तान लीग की स्थापना कर ली थी। ये तारा सिंह संभवतः ज्यादा उग्रवादी थे, इसी कारण इन्होंने इस तरह, मतलब मैं वो राजनीति में नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरह वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम तेजी से होकर वक्तव्य दे रहे हैं, इस हिसाब से मैं बोल। तो तारा सिंह ने हिंदू मुस्लिम सिख कांग्रेसियों की, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदू सिख कांग्रेसियों यानी मुसलमानों के विरोध में एक समिति गठित कर ली। एंटी पाकिस्तान लीग की स्थापना कर ली। हिंदू, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तारा सिंह का काम भी कई बार आ रहा है। हिंदू मुसलमान मुसलमान दफ्तर परस्पर एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हिंदू मुसलमान अखबार, मतलब हिंदू मुसलमान, ये क्या कहा जा रहा है? हिंदू और मुसलमान अखबार परस्पर एक दूसरे को दोष दे रहे थे, यानी जो अखबारें थी, जो अखबार, मतलब ऐसा होता है कि अखबार भी बटा हुआ है, तो मतलब जो हिंदू मुसलमान अखबार की संज्ञा दी गई है कि जो हिंदू का अखबार है वो उसे हिंदू का अखबार है, मतलब जो इसे आमतौर पर हिंदू पढ़ते हैं, जिसे मुसलमान पढ़ते हैं उसे मुसलमान का अखबार बोलते हैं। तो एक दूसरे के प्रति दोषारोपण कर रहे थे वो। उस दिन पुरी को पैरोकार का संपादकीय लिखना पड़ा। ठीक है, मतलब उस दिन कुछ कशिश जी को लिखते नहीं बना होगा, तो उनको उस दिन संपादकीय लिखना पड़ा। घर पहुंचकर उसे समाचार मिला कि वधवा वधवा मल की लड़की उर्मिला के पति का कत्ल हो गया है। देखिए, ये जो वधवा मल है, इसके वर्णन संभवतः आगे प्रारंभ में पूर्व में किया जा चुका है। तो उसकी जो लड़की थी उर्मिला, उसके पति का कत्ल कर दिया गया। मतलब वो जैसे ही संपादकीय लिख कर पहुंचा अपने घर, उसे पता चला कि कत्ल हो चुका है उसके पति का। पूरी उनके यहाँ संवेदना प्रकट करने गया। ठीक है, उस दिन पुरी ने अपनी संपादकीय में दौलू मामा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते लीग और कांग्रेस दोनों को दोषी दोषी ठहराया। ठीक है, अब जो इसका रुख है ये थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। वो कांग्रेसियों को भी इसके लिए उत्तरदायी मान रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों ने मतलब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, इसलिए अब वो कांग्रेसियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। कुछ लोगों ने
इस लेख की प्रशंसा की। कुछ ने राजनीतिक भूल बताया, कुछ और उसके बाद हुआ पूरी पुरी यानी जयदेव पुरी काफ़ी उत्साहित हुआ। कनक के यहाँ गया, परंतु कनक के व्यवहार में उपेक्षा की सी खनक पाकर लौट गया। यानी कनक संभवतः उससे रुष्ट थी। 7 मार्च को उसके लिखे संपादकीय को लेकर कशिश जी ने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए उसकी भर्त्सना की तो पुरी ने क्रोध में आकर त्यागपत्र दे देने की बात कही। कशिश ने विश्वासघाती कहा, बदले में पुरी ने उसे विश्वासघाती बताया और इस पर कशिश जी ने चपरासी को बुलाकर उससे पुरी को दफ्तर से निकलवा दिया। यानी जब अगले दिन 7 मार्च को लेकर कशी जी को लगा कि कांग्रेस का तुम क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो संपादकीय लिखा था किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा। तो इसको पढ़कर कशी जी रुष्ट हो गए कि तुम कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हो, तुम इस पाकिस्तान के निर्माण के लिए मतलब पाकिस्तान के मांग का समर्थन करने के लिए तुम कांग्रेसियों को क्यों दोष दे रहे हो। तो इसके कारण जो अ, कशिश जी हैं और जयदेवपुरी हैं उनके बीच विवाद बढ़ गया। एक बोल रहा था कांग्रेस सही है, एक बोल रहा था कांग्रेस गलत है। अब इसी कारण दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और अंत में पुरी नौकरी को छोड़कर लात मार के निकल गया। अब इसके बाद संभवतः हम 7 प्रकरण 7 क्या संभवतः क्या पक्का पक्का 7 प्रकरण प्रकरण पूरा कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 8वें प्रकरण की ओर। तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और आपसे आग्रह है कि जो भी कमियां हैं आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसे अगले वीडियो में सुधार सकूं। तब तक के लिए अ, धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।